आजकल जब हम अपना फ़ोन उठाते हैं और सोशल मीडिया पर बस 5 मिनट के लिए भी स्क्रॉल करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक न एक विज्ञापन ऐसा ज़रूर दिखेगा। हाँ, वो 100% गारंटीड इलाज वाले विज्ञापन, है ना? बिल्कुल सही। किसी गंभीर बीमारी को रातों रात खत्म करने का दावा। और विशेषकर जब बात मधुमेह यानी डायबिटीज़ की आती है, तो इंटरनेट ऐसे वीडियोस से भरा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दावों में वजन डालने के लिए अक्सर एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है, आयुर्वेद। हाँ, मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में डायबिटीज़ को हमेशा के लिए मिटा देने की कोई जादुई पुड़िया छिपी हुई हो। और यहीं पर असली विज्ञान और मार्केटिंग का खेल आपस में उलझ जाते हैं। जब किसी बात को इतने आत्मविश्वास के साथ बार-बार दोहराया जाता है, तो लोग उसे सच मान ही लेते हैं। खासकर तब जब बात हमारे अपने पारंपरिक ज्ञान की हो। हम सबको एक ऐसा समाधान चाहिए जो बिना हमारी जीवन शैली बदले रातों रात हमें स्वस्थ कर दे। बिल्कुल, और लोग उसी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन कुछ अलग है। हम किसी वायरल वीडियो या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे चर्चा नहीं करने वाले। सही कहा। आज हम सीधा उस मूल स्रोत को खोलने जा रहे हैं जिस पर ये पूरी चिकित्सा पद्धति टिकी है। हजारों साल पुरानी चरक संहिता। हाँ, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। बस एक निष्पक्ष फैक्ट चेकर की तरह ये देखेंगे कि बिना किसी आधुनिक मिलावट के वो हजारों साल पुराने संस्कृत के श्लोक मधुमेह के बारे में असल में क्या कहते हैं। ये अप्रोच आज के समय में बहुत जरूरी है। मतलब हमारा मकसद आयुर्वेद पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि उस टेक्स्ट के प्रति ईमानदार रहना है। चरक संहिता कोई मार्केटिंग ब्रोशर नहीं है, ये एक अत्यंत कठोर और वैज्ञानिक चिकित्सा ग्रंथ है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। अगर मैं आज के नजरिए से देखूं तो हम डायबिटीज को एक बहुत ही स्पष्ट बीमारी मानते हैं। शरीर में इंसुलिन का ना बनना और शुगर का बढ़ जाना, है ना? हाँ, आधुनिक विज्ञान में इसे ऐसे ही देखा जाता है। लेकिन जब हम हजारों साल पीछे जाते हैं तो उन्होंने इस बीमारी को कैसे देखा? मतलब क्या चरक संहिता में डायबिटीज को एक अलग अकेली बीमारी माना गया है? यहीं से प्राचीन नजरिए का सबसे बड़ा अंतर समझ में आता है। चरक संहिता में मधुमेह को कोई एक अकेली या स्वतंत्र बीमारी नहीं माना गया है। अच्छा, तो फिर इसे क्या माना गया है? इसे एक बहुत व्यापक और बड़ी श्रेणी के भीतर रखा गया है। उस पूरी श्रेणी को प्रमेह कहा जाता है। प्रमेह? ये शब्द तो आम बोलचाल में ज्यादा नहीं सुना जाता। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें एक श्लोक का जिक्र है। क्या हम उससे इसे समझ सकते हैं? बिल्कुल, वो श्लोक इस पूरे विषय की नींव है। मैं बताती हूँ। चरक संहिता में लिखा है, मेदो मांसा कफोत्क्लेदात प्रमेहा विंशति स्मृता। बाप रे, सुनने में ये श्लोक बहुत भारी लगता है। हाँ, थोड़ा है, लेकिन ये श्लोक सिर्फ बीमारी का नाम नहीं बताता, बल्कि उसके पैदा होने की पूरी प्रक्रिया को समझा देता है। तो अगर हम इसे उन लोगों के लिए डिकोड करें जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो इसका असल मतलब क्या है? अगर हम इसके शब्दों को तोड़ें, तो मेद का मतलब है फैट या वसा। मांस का मतलब है हमारी मांसपेशियां। फैट और मसल्स, और कफ शरीर के 3 मुख्य दोषों वात पित्त कफ में से एक है। श्लोक कह रहा है कि जब शरीर में फैट, मांसपेशियों और कफ दोष में असंतुलन आ जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप प्रमेह रोग उत्पन्न होते हैं। अच्छा, और वो श्लोक का आखिरी हिस्सा क्या था? विंशति कुछ। विंशति स्मृताः। इसका मतलब है कि इन तत्वों के बिगड़ने से कुल 20 अलग-अलग प्रकार के प्रमेह होते हैं। रुकिए, तो वे कह रहे हैं कि फैट और मांसपेशियों के गलत तरीके से काम करने पर 20 अलग-अलग तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। हाँ, बिल्कुल। और मधुमेह यानी डायबिटीज उन 20 में से सिर्फ एक है। ठीक, ऐसा ही है। प्रमेह वो छाता है जिसके नीचे मेटाबॉलिज्म और मूत्र प्रणाली से जुड़ी 20 अलग-अलग स्थितियां आती हैं। मधुमेह उस छाते के नीचे मौजूद एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति है। ये वर्गीकरण अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं, तो प्रमेह एक बड़ी अम्ब्रेला कैटेगरी की तरह है। हाँ, बिल्कुल सही। मान लीजिए वाहन एक श्रेणी है। अब वाहन में बस भी है, ट्रक भी है और साइकिल भी है। लेकिन मधुमेह उस वाहन की श्रेणी में मौजूद एक बहुत ही विशिष्ट स्पोर्ट्स कार की तरह है। अरे वाह, ये एनालॉजी इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। दोनों एक ही मूल सिस्टम पर काम करते हैं, लेकिन उनकी विशेषताएं बिल्कुल अलग हैं। हाँ। और अगर हम इसके मैकेनिज्म की गहराई में जाएं, तो इसे एक भट्टी के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक भट्टी है।
भट्टी, ठीक है। अब कफ और दूषित फैट वैसी ही है जैसे कोई गीली लकड़ी। जब आप उस भट्टी में गीली लकड़ी डालते हैं तो क्या होता है? वो ठीक से जलती नहीं है ना? हाँ, वो बस बहुत सारा गाढ़ा धुआं और गंदगी पैदा करती है। बिल्कुल। प्रमेह के मामले में वो धुआं शरीर के अंदर का टॉक्सिन है जो मूत्र के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। शरीर बस उस कचरे को बाहर फेंकने में लगा हुआ है। वाह, ये बहुत ही विजुअल है। गीली लकड़ी वाली भट्टी का उदाहरण सुन के समझ आता है कि प्राचीन वैद्य शरीर को किस तरह एक सिस्टम के रूप में देखते थे। हाँ, उनका नजरिया बहुत ही समग्र यानी होलिस्टिक था। लेकिन मुझे यहाँ एक बात हैरान कर रही है। आज तो हमारे पास पैथोलॉजी लैब है, हम एक बूंद खून से शुगर का सटीक लेवल जान लेते हैं। बिना इन आधुनिक उपकरणों के हजारों साल पहले उन्होंने ये कैसे पता लगाया कि कोई मरीज इन 20 में से किस स्पोर्ट्स कार का शिकार है? मतलब वो डायग्नोसिस कैसे करते थे? ये प्राचीन विज्ञान का वो हिस्सा है जो वाकई सोचने पे मजबूर कर देता है। उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, लेकिन उनके पास प्रकृति को देखने की एक अद्भुत दृष्टि थी। वो कैसे? स्रोत सामग्री में निदान के लिए जो श्लोक दिया गया है वो बहुत सीधा है। मधु सदृशम मूत्रम यस्य सा मधुमेही। मधु सदृशम मूत्रम मतलब जिसका मूत्र शहद जैसा हो। बिल्कुल। शाब्दिक अर्थ यही है कि जिस व्यक्ति का यूरिन शहद के समान मीठा हो जाए वह मधुमेही है। यहीं से मधुमेह शब्द बना। लेकिन अब सवाल ये है कि उन्हें ये मीठापन कैसे पता चलता था? वे कोई केमिकल टेस्ट तो कर नहीं रहे थे? हाँ, और इसका जवाब हमें चरक संहिता के ही दूसरे लक्षण में मिलता है, यस्य मूत्रे पिपीलिका उपसर्पन्ति। पिपीलिका, इसका क्या मतलब है? पिपीलिका का मतलब है चींटियां। इसका अर्थ है कि जिसके मूत्र की ओर चींटियां आकर्षित होने लगे वह व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है। अरे बाप रे, ये वाकई में दिमाग चकरा देने वाला है ना? मतलब वे इंसान के शरीर का डायग्नोसिस करने के लिए प्रकृति का, पर्यावरण का इस्तेमाल कर रहे थे। चींटियों का आना इस बात का प्रमाण था कि शरीर शुगर को बाहर निकाल रहा है। बिल्कुल। वे केवल मरीज को एक बंद कमरे में नहीं देख रहे थे, वे देख रहे थे कि मरीज के शरीर से निकली हुई चीज पर बाहरी दुनिया की क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इसे ही हम एक सच्चा ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। बिना किसी लैब टेस्ट के यह 100% सटीक डायग्नोसिस था। हाँ, उन्होंने कारण और प्रभाव के संबंध को गहराई से समझ लिया था। यह दिखाता है कि विज्ञान केवल मशीनों का मोहताज नहीं है। तो हमने ये स्थापित कर लिया कि उन्हें बीमारी के मैकेनिज्म की समझ थी और उन्होंने चींटियों की मदद से इसे डायग्नोस भी कर लिया। बिल्कुल। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और सच कहूं तो उस विस्फोटक हिस्से पर आते हैं जिसके लिए हमने ये डीप डाइव शुरू किया था। मैं समझ रही हूँ आप किस ओर जा रहे हैं। हाँ, वो सवाल जो आज के हर वायरल दावे की पोल खोल सकता है। क्या चरक संहिता के अनुसार ये बीमारी पूरी तरह से खत्म यानी क्योर हो सकती है? इस सवाल का जवाब कई लोगों के लिए बहुत कड़वा हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। आयुर्वेद में बीमारियों को उनके ठीक होने की संभावनाओं के आधार पर स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। हवा में कोई बात नहीं की गई है। तो वो श्रेणियां क्या हैं? चरक संहिता का श्लोक कहता है, कफजा प्रमेहा साध्या पित्तजा याप्य उच्यते वातजास्तु प्रमेहा असाध्या। चलिए इस श्लोक को थोड़ा खोलते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। वात, पित्त और कफ ये आयुर्वेद के 3 मूल दोष हैं, लेकिन इनका बीमारी के ठीक होने से क्या लेना देना है? यहीं पर असली विज्ञान है। यह श्लोक कह रहा है कि जो प्रमेह कफ दोष के कारण होते हैं वे साध्य हैं। साध्य मतलब जो ठीक हो सके। हाँ, साध्य का मतलब है कि उन्हें पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कफ स्वभाव से भारी होता है और शरीर के बाहरी स्तरों तक सीमित रहता है। इसे आहार और व्यायाम से काटकर बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कफ वाले साध्य हैं। और पित्त? फिर आता है पित्तज प्रमेय। श्लोक कहता है कि पित्तज प्रमेय याप्य होते हैं। याप्य मतलब? याप्य का अर्थ है कि बीमारी शरीर में गहराई तक फैल चुकी है। इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन दवाइयों और परहेज के साथ व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी सकता है। एक तरह से ये मैनेजेबल है। अच्छा, कफज साध्य है, पित्त याप्य है, और तीसरा? वातजास्तु प्रमेहा असाध्या। हाँ। तीसरा है वातज प्रमेय। वात यानी हवा का तत्व। श्लोक स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि वातज प्रमेय असाध्य है। असाध्य मतलब जो ठीक न हो सके, इनक्यूरेबल। बिल्कुल। असाध्य का सीधा और एकमात्र अर्थ है जो ठीक न हो सके।
वात इतना सूक्ष्म होता है कि वो बीमारी को शरीर के सबसे गहरे ऊतकों यानी टिश्यूज तक ले जाता है। जब बीमारी इस स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे वापस मोड़ना असंभव हो जाता है। तो जो 20 प्रकार के प्रमेह हैं, उनमें से मधुमेह कहाँ फिट बैठता है? वो कफज है, पित्तज है या वातज है? चरक संहिता और अन्य सभी प्रमाणिक ग्रंथों में मधुमेह को वातज प्रमेह का अंतिम और सबसे गंभीर चरण माना गया है। इसलिए निष्कर्ष एकदम स्पष्ट है। चरक संहिता मधुमेह को अधिकांश मामलों में पूरी तरह से असाध्य यानी इनक्योरेबल मानती है। मुझे इसे एक सेकंड के लिए प्रोसेस करने दीजिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं जानती हूँ। आप कह रही हैं कि आयुर्वेद का सबसे सम्मानित, सबसे प्राचीन ग्रंथ साफ साफ शब्दों में घोषणा कर रहा है कि मधुमेह का कोई इलाज नहीं है, वो असाध्य है। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो फिर मुझे एक बात खटक रही है। आज हर दूसरे दिन अखबारों में, टीवी पर या सोशल मीडिया पर उसी चरक का नाम लेकर ये कैसे दावे किए जा रहे हैं कि फलां जड़ी बूटी से डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। क्या ये लोग कोई और किताब पढ़ रहे हैं? किताब वही है, बस उसे पढ़ने की नियत और उसे बेचने का तरीका बदल गया है। मतलब सिर्फ पैसे का खेल है। हाँ, जब चिकित्सा का व्यवसायीकरण होता है तो सत्य पीछे छूट जाता है। मरीज क्या सुनना चाहता है? मरीज सुनना चाहता है कि कोई ऐसी जादुई गोली हो जो उसे रातों रात ठीक कर दे, ताकि वह अपनी मनमर्जी का खाना खा सके। बिल्कुल, शॉर्टकट चाहिए सबको। और कुछ स्वार्थी तत्व आयुर्वेद के महान नाम का इस्तेमाल करके उन्हें यही झूठा सपना बेचते हैं। लेकिन चरक संहिता आपको झूठी उम्मीद नहीं देती, वो यथार्थवादी है। ये सुनकर एक तरफ तो गुस्सा आता है कि कैसे इस नाम का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्राचीन वैद्यों के प्रति सम्मान भी बढ़ता है कि उन्होंने अपने मरीजों से कभी झूठ नहीं बोला। एकदम सही बात है। लेकिन एक सवाल और है, अगर चरक संहिता इसे असाध्य मानती है तो इसका मतलब क्या है? क्या वैद्य मरीज को देखकर कह देते थे कि भाई ये असाध्य है, अब घर जाओ और अपनी अंतिम इच्छाएं पूरी करो? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। असाध्य कहने का मतलब हार मान लेना नहीं था। तो फिर वे क्या करते थे? क्योर पर नहीं, बल्कि मैनेजमेंट पर होना चाहिए। आयुर्वेद में इसके प्रबंधन के लिए जो प्रोटोकॉल दिया गया है वो बहुत ही कठोर और विस्तृत है। तो वे इस असाध्य स्थिति को मैनेज कैसे करते थे? उन्होंने इसके प्रबंधन के लिए 3 मुख्य स्तंभ बनाए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण था आहार नियंत्रण यानी डाइट। मतलब मीठा मत खाओ? ये केवल मीठा मत खाओ तक सीमित नहीं था। वे मरीजों को पुराने अनाज, कड़वे रस वाली चीजें खाने को कहते थे। वे उस गीली लकड़ी को भट्टी में जाने से रोक रहे थे जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। हाँ, समझ गया। और दूसरा स्तंभ? दूसरा स्तंभ था व्यायाम। और यहाँ व्यायाम का मतलब आज के 30 मिनट की हल्की सैर नहीं था। ग्रंथों में मरीजों को मीलों तक पैदल चलने, यहाँ तक कि कुएं खोदने का निर्देश दिया गया है। कुएं खोदना? सच में? जी हाँ, कठोर शारीरिक श्रम। मतलब वे चाहते थे कि शरीर इतनी ऊर्जा जलाए कि खून में बची हुई अतिरिक्त शुगर या वो जो धुआं था वो पूरी तरह भस्म हो जाए। बिल्कुल, वे मेटाबॉलिज्म की भट्टी को तेज कर रहे थे। और तीसरा स्तंभ क्या था? तीसरा स्तंभ था औषधियाँ। जड़ी बूटियों का प्रयोग बीमारी को जादुई रूप से खत्म करने के लिए नहीं होता था, बल्कि वात दोष को शांत रखने और बीमारी के नुकसानों को धीमा करने के लिए किया जाता था। वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम आज की कई अन्य शारीरिक समस्याओं को देखते हैं। अगर मैं एक और एनालॉजी दूं, जैसे मान लीजिए किसी की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, हम उसे ठीक नहीं करते हैं ना। आंखों का कमजोर होना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हम जड़ से खत्म कर दें। डॉक्टर हमें चश्मा देता है। बिल्कुल सही। चश्मा पहनकर हम अपनी कमजोर आंखों को मैनेज करते हैं, नियंत्रित करते हैं और पूरी जिंदगी सामान्य रूप से दुनिया देखते हैं। प्राचीन काल में भी उन्होंने मधुमेह को एक आजीवन प्रबंधन वाली स्थिति माना था। यहाँ आपका चश्मा आपकी जीवन शैली है। ये एक बहुत ही सटीक और सुंदर तुलना है। और इस चश्मे वाले उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह चश्मा उतारते ही आपको फिर से धुंधला दिखने लगता है, ठीक उसी तरह अगर एक मधुमेह का मरीज अपने आहार और व्यायाम का अनुशासन छोड़ दे तो वो बीमारी तुरंत वापस हावी हो जाएगी। यही वजह है कि इसे असाध्य कहा गया है। ये अनुशासन का खेल है, जादू का नहीं। एकदम सही। तो जो लोग आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? मुझे लगता है कि असली ज्ञान किसी जादुई इलाज को ढूंढने में या सोशल मीडिया के दावों पर आंख मूंद कर विश्वास करने में नहीं है।
बिल्कुल नहीं। असली शक्ति ये स्वीकार करने में है कि हमारी भट्टी की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। एक जादुई गोली का इंतजार करना असल में उस जिम्मेदारी से भागने का एक बहाना है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कोई दूसरा व्यक्ति एक बॉटल में पैक करके दे दे। झूठी उम्मीदें सिर्फ आपकी जेब खाली नहीं करती, वे आपको शारीरिक नुकसान की ओर ले जाती है। ये विश्लेषण वाकई में आंखें खोलने वाला रहा है। चलिए आज हमने जो भी गहराई से समझा है उसे समेटते हैं। हमारे स्रोत सामग्री के अनुसार बातें शीशे की तरह साफ हैं। हाँ, पहली बात, आयुर्वेद में मधुमेह कोई अकेली बीमारी नहीं है, ये प्रमेह नामक एक बड़ी छाता श्रेणी का हिस्सा है। दूसरी बात, हजारों साल पहले बिना लैब के चींटियों और प्रकृति के ऑब्जर्वेशन से इसका सटीक निदान किया जाता था। और तीसरी और सबसे अहम बात, मधुमेह वातज प्रमेह है जिसे चरक संहिता स्पष्ट शब्दों में असाध्य मानती है। इसे केवल कठोर आहार, व्यायाम और औषधियों से नियंत्रित किया जा सकता है, रातों रात जड़ से मिटाया नहीं जा सकता। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। हमने देखा कि हजारों साल पहले लिखे गए हमारे मूल ग्रंथ कितने यथार्थवादी थे। उन्होंने मरीजों की चापलूसी करने के लिए चमत्कारी इलाज का झूठा दावा नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने अनुशासन पर जोर दिया। तो आज के इस आधुनिक युग में जहां हमारे पास इतना विज्ञान है, हम एक हफ्ते में शुगर खत्म जैसे वायरल विज्ञापनों के जाल में इतनी आसानी से कैसे फंस जाते हैं? क्या असली ज्ञान उन प्राचीन किताबों के पन्नों में है, या फिर उन किताबों को बिना पढ़े उन पर आंख मूंदकर विश्वास करने की हमारी आदत में बदलाव की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। शायद सबसे बड़ी बीमारी मधुमेह नहीं है, बल्कि शॉर्टकट खोजने की हमारी मानसिकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।